हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब भी ये वीडियो देख रहा हो उस हिसाब से समझ लेना। आई एम वेदांत जोशी, टीचिंग इन बीएपीएस गुरुकुल गोंडल, वेलकमिंग यू ऑल टू माय चैनल। Okay, so until now we have completed 4 different chapters, 2 from the geography portion. Okay, chapter number 8 and chapter number 11, natural resources and water resources. Then 1 from the economic portion, chapter number 16, economic reforms, liberalization, privatization and globalization. And 1 chapter from the history, that is heritage of India. So today we are going to continue with the history portion only. We will study 1 more chapter from the history. तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट। सी, इन द फर्स्ट चैप्टर एज वी हैव डिस्कस्ड, आपको पता होगा शायद कि इंडिया का हेरिटेज, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि कितना ग्रेट हेरिटेज है हमारा। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो सेजेस थे, सेंट्स थे, उन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। जो आर्टिस्ट थे, आर्टिशियंस थे, आर्किटेक्चर्स, ओके, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर, सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा इंडिया का। लेकिन एक इंडिया की एक माइंड में इमेज होती है लोगों के कि इंडिया के लोगों को वहां पर सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट, लिटरेचर, उसी फील्ड में आगे है वो लोग, ओके, उसी में उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, इंडियंस हैव नॉट ओनली रिटन द बुक्स एंड द वेदास एंड द उपनिषद्स, ओके, ग्रंथ्स, ये सभी चीजें सिर्फ नहीं लिखी है हमने, कि सिर्फ वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, शास्त्र में ये चीजें लिख दी। See, beside this, Indians have also contributed in the field of science and technology also. Ah, yes, you have heard it right. Science and technology. Okay, सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि इंडियंस अभी देखो तो काफी आगे है हम, लेकिन बिफोर 2000-3000 years ago हम इससे भी आगे थे। अगर देखें तो तब के रिसोर्सेज जब अवेलेबल थे, तब इतने मतलब एडवांस रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जितने अब है। ओके, तो कंपैरिजन में आप देखो तो कितने साल पहले भी, ओके, बिफोर 3000 years ago we were much developed in the field of science and technology also. तो आज हम जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर यही है। ओके, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इंडियंस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है अभी तो हमको पता ही है। ओके, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। काफी ज्यादा अचीवमेंट्स इसरो ने अभी तक हासिल किए हुए हैं। लेकिन बिफोर 2000-3000 years ago साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी हम आगे थे। और यहाँ पर साइंस की बात करूं मैं तो सिर्फ स्पेस और या फिर सिर्फ डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। ओके, साइंस इंक्लूड ऑल दोस डिफरेंट फील्ड्स in which we are dealing with day to day life. Say for example zoology, okay, botany, medicinal science, then aeronautical science. These all are the different various field of the science, और उन सभी fields में इंडियंस ने contribute किया है। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा जो है इंडियाज हेरिटेज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि हाउ ग्रेट अवर एंसेस्टर्स वेयर, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारी इस फील्ड में। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं तो ये थोड़ा आप याद कर लेना, मेट्रोलॉजी या लिख लेना, टेक्स्ट बुक में तो है ही। ओके, केमिस्ट्री, अल्केमिकल लॉर, इट मीन स्टडीइंग ऑफ द केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। These are the few different topics which we are going to study in this chapter. Chapter is very small, very sweet. Okay, only few different topics are there, but it is very important chapter from the point of view of board examination, because from this chapter generally they are asking a essay type question. A 5 marks question is being asked from this chapter. So just pay attention and learn properly. So we'll start from the introduction and then after we will move with the metallurgy, means study of the metals. Okay. So first of all, let us see the introduction. The discoveries and the inventions in the field of science and technology have brought the countries of the world closer. Cooperation among all the nations have increased, hence a new attitude has developed. See, it means that with the inventions, with the discoveries of science and technology, the world are coming closer with one another, not geographical way,
Okay, not geographically the world is coming with one another. Okay, the countries are connecting with one another in terms of the technology, in terms of, you can say, science. Okay, different inventions, different technology have helped different countries to bring them closer with one another. तो ये लोग करी बातें जा रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप अच्छी हो रही है। टेक्नोलॉजी, हम बाहर की जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ मंगाते हैं, ओके, हमारी टेक्नोलॉजी तो मतलब बहुत ज्यादा बाहर जाती नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी का जो एक्सचेंज है उसकी वजह से जो कंट्रीज है डिफरेंट वर्ल्ड की, वो अभी ज्यादा कनेक्टेड है। ओके, अभी ज्यादा साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि इफ यू वांट टू call, okay, your relative which is staying in US, you can easily connect with them in the seconds, with a fraction of seconds. Okay, you can exchange the messages, you can call them. So technologies and science and different fields have bring the countries with one another. Okay, countries have become oriented towards the peaceful coexistence and world peace. So countries ज्यादा अभी world peace के तरफ जा रही है। Okay, so let us now study the meaning of the science and meaning of technology. See, science means systematic knowledge. Okay, science means systematic knowledge. ये underline कर लेना आप। Now, why the word systematic is used here? Because see, generally science is based on the certain principles and theories. Okay, certain principles, laws, on the base of theories, science is based. Science के जो भी आप टॉपिक उठा लो, कोई भी फील्ड उठा लो, तो it is based on various laws, on the various principles, on theories. So it's a systematic study of anything. Okay, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो स्टडी कर दिया, वो लिख दिया, डाल दिया। It's a systematic study. So science means a systematic knowledge. और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तो implementation of systematic knowledge, implementation, or you can say practical utility. Here utility means use. Okay, see, science and technology इसलिए साथ में बोला जाता है. This both the words are connected with each other. Even if you look at your science textbook, okay, there you can find that both those words are connected with each other. वो दोनों साथ ही में बोले जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वाई इट इज सो? बिकॉज सी, सिर्फ आपके पास नॉलेज है बट यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट नॉलेज, देन द नॉलेज इज यूजलेस. You have to implement that knowledge, you have to use that knowledge in a practical manner. So technology means practical utility of that knowledge. Of which knowledge? Of systematic knowledge. So science and technology, in spite of two different words, they are linked with each other. Now it must be clear to you all, okay, why they are linked with each other despite being the two different words. Okay, heritage of ancient India in the field of science, ये स्टडी करते हैं अभी हम। The great sages of ancient India have gifted invaluable heritage of science to the world. मैंने बोला था ना कि सिर्फ हमारे जो sages थे, saints थे, हमारे जो ancestors थे, उन्होंने सिर्फ बैठे बैठे वेद या शास्त्र उपनिषद ही नहीं लिखे हैं। Okay, they have contributed in the field of science also. तो किस तरह से contribute किया है, कौन कौन सी फील्ड में contribute किया है, वो जरा देखते हैं। They have made an outstanding contribution in the field of meteorology, chemistry, science of medicine, surgery, mathematics, astronomy, astrology, vastu shastra and physics. Okay, this you can underline in which different fields they have contributed. So in meteorology, in chemistry, science of medicine, surgery, mathematics, astronomy, astrology, vastu shastra, physics, in all those different fields, our ancestors, our sages, our saints have contributed in the field of the science. So it's a matter of great proud for all of us. India has contributed not only in the field of literature, art, religion, education and philosophy. जैसा मैंने कहा था कि सिर्फ लिटरेचर में या फिर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने में, आर्किटेक्ट मॉन्यूमेंट्स बनाने में, सिर्फ इसी में कंट्रीब्यूट नहीं किया इंडिया ने। ओके, इंडिया हैव आल्सो इक्वली कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ साइंस. Okay, it has made an immense contribution in the field of science and technology. Modern researchers have proved that India has a scientific attitude along with the religious outlook. It means कि इंडिया के पास scientific attitude है, okay, along with the religious outlook. हम धर्म के साथ साथ साइंस की फील्ड में भी काफी आगे है, रिलीजियस तो है ही हम. Okay, along with that India is also having the scientific attitude. So now let us start with our chapter, first topic, that is meteorology. अब तक हमने सिर्फ यही चीजें पढ़ी है कि इंडिया ने
आर्किटेक्चर लिटरेचर के अलावा भी साइंस में भी कंट्रीब्यूट किया है सभी फील्ड में. तो लेट अस सी हाउ वी कैन से दैट इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द मेटरोलॉजी. सी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स वाइज डिवाइड कर दिया. आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो पैराग्राफ में दिया होगा, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना. मेट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द मेटल्स, सिंपल. ओके, सिंस एंशिएंट एज द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेट्रोलॉजी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ. हाउ, कैसे पता चला हमें? फ्रॉम द रिमेन्स विच वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. Ancient India made extraordinary progress in the field of meteorology. A metallic idol means murti, of female dancer discovered from the Indus Valley civilization is an exemplary achievement of the ancient India. मतलब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये. इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 5000 ईयर्स पहले, 5000 साल पहले की बात है ये. ओके, वहां से एक मेटालिक आइडल मिला था फीमेल डांसर का. तो इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंदाजा लगा सकते हो कि मेटालिक आइडल, मेटल का यूज करके उन लोगों ने कितने सारे ऐसे चीजें बनाई होगी. ओके, तो उनको नॉलेज होगी तभी उन लोगों ने ये चीजें बनाई होगी. विदाउट दोज नॉलेज हाउ कैन दे मेक सच काइंड ऑफ दी मेटालिक आइडल्स. सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट हाउ ग्रेट अवर एंसेस्टर्स वेयर. उनको कितनी नॉलेज थी. ओके, ये चीज ये इंडिकेट करती है. तो फर्स्ट आपको याद रखना है मेटालिक आइडल ऑफ अ फीमेल डांसर discovered from the Indus Valley civilization. Next, so later the statues of Buddha belonging to the Kushan period have been found at Takshashila. Statue of Gautam Buddha which was found at the Takshashila. तो ये भी एक एग्जाम्पल है मेट्रोलॉजी का. साउथ इंडिया में ड्यूरिंग द चोला पीरियड, चोला डायनेस्टी जो थी वो, जस्ट 1 मिनट. ओके, in South India during the Chola period numerous metallic idols were made. So Chola डायनेस्टी जो थी वो साउथ इंडिया में उन लोगों ने रूल किया था. वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी है साउथ इंडिया की, चोला डायनेस्टी. ओके, तो उनके समय में भी काफी न्यूमरस मेटालिक आइडल्स वेर मेड एट दैट टाइम. So this also proves that our ancestors were having the great knowledge of making the different idols by using the different metals. Okay, so another example, the statue of Nataraj. Nataraj is the statue of Lord Shiv, okay, in a dancing pose. उनको नृत्य का राजा कहा जाता है लॉर्ड शिव को, इसलिए नटराज. ओके, नृत्य का राजा. The statue of Nataraj, a masterpiece in the sculpture, is famous all over the world. It is preserved in the museum at Chennai. So it is important in the field. It is important for the MCQ as well as for the short answer. So you just underline this. Preserved in the museum at Chennai. Which statue? Statue of Nataraj. And at last but not the least, another well-known metallic idol of Ram the Archer, Lord Ram. Okay, can be seen in the museum. Artistic statue of god and goddess, birds and animals, and betel nut cutters means sudi. Okay, are considered to be the best example of the metallic art. All of them have important place in the history of India. So by looking, or by you can say seeing all these things, we can at least understand one thing, that our Indians, our ancestors were having a good knowledge of metallurgy. By using the metals, they were making different kind of idols, different kind of sculptures. Okay, so they were having a great expertise in the field of metallurgy. By looking which different points, so you have to remember these 5 points. Metallic idol of female dancer found from Indus Valley. Number 2, statue of Gautam Buddha found at Kushan period. This also underline. Number 3, many metallic idols were found during the Chola period in South India. Number 4, statue of Nataraj preserved in the museum at Chennai. And number 5, the metallic idol of Lord Ram the Archer, and other various different kinds of the metallic things, the statues of god and goddess, then after birds and animals, betel nut cutters, etc. So here with that we are concluding the topic of metallurgy. Now one another important field of science, that is chemistry. Okay, so let us start with that. Chemistry is an experimental science, that we all know. Chemistry is just based on the experiments. It's experimental science. This science is very useful for various minerals, plants, seeds for agriculture,
making of various metals or to bring changes in them. See, you just underline this or remember, this is very useful for short answer. At which different things chemistry is useful? So the first point, chemistry is useful for various minerals, okay, then for plants, seeds, for making hybrid seeds, okay, for agriculture, then for making various metals or to bring changes in them. So in all these different things chemistry is used. Let us move on. It is also used for making medicine. Yes, okay, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो in making the medicines also. So this paragraph generally describes about the uses of the chemistry. So Acharya Nagarjuna, a learned Buddhist, okay, here one typing mistake is there. A learned Buddhist of Nalanda University is known as Acharya in the field of chemistry. Acharya Nagarjuna was a very good scholar in the field of chemistry at the Nalanda University. Nalanda is one of the most prominent university you can say in the ancient period. Ancient period में इंडिया में 3 या 4 आप बोल सकते हो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी. एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, वल्लभी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ओके. तो ये बड़ी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है एंशिएंट इंडिया की. अभी हम जैसा यूएस में, जापान में या फिर जर्मनी, ओके, रशिया या फिर कनाडा वहां पर पढ़ने जाते हैं. Similarly, in the earlier period of time, people or the students from the different countries used to visit India. They used to stay here and they were studying on the different subjects. वो बाहर से इंडिया में आते थे, ओके, यहाँ पर रहने के लिए. तो नालंदा यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन ज्यादा आपको 3rd चैप्टर में हम मतलब स्टडी करेंगे तब मैं बताऊंगा. अभी सिर्फ इतना याद रखो कि आचार्य नागार्जुन जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे एंड ही वाज अ गुड स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. He had written books like Ras Ratnakar, Arogya Manjari, most important. Which different books he had written? Ras Ratnakar and Arogya Manjari. Nagarjuna advocated the use of allopathy along with the herbal medicines. Okay, it is believed that the use of mercury ash, mercury the only liquid metal which is found on the earth, उसकी जो राख है उससे मेडिसिन बनाना. Okay, it was started by, initiated means started, it was started by Acharya Nagarjuna. Nalanda University has its own school of chemistry and furnace for the study and research. नालंदा बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर खुद एक केमिस्ट्री के लिए अलग से स्कूल थी और वहां पर एक फर्नेंस थी. फर्नेंस का मतलब तो पता है, एक बहुत बड़ी, उसको बोलते हैं गुजराती में भट्टी, ओके, भट्टी जो ने आपने कही थी गुजराती में, तो जिसके अंदर काफी सारी चीजें डाली जाती है और उसको हीट करा जाता है, ओके. सो डिफरेंट separate school was there of the chemistry in the Nalanda University, and beside that there was a huge furnace over there for the study and research about the different metals, okay, different fields of the chemistry. The description of main rust, uparus, 10 types of poisons as well as various types of salts and ash of minerals is seen in the chemistry. तो इन सभी चीजों का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको वहां पर पढ़ाया जाता था, ओके, कहां पर? नालंदा यूनिवर्सिटी में. The copper statue of Buddha reflect an expert knowledge and skill in the field of chemistry. तो ये आप मेटलर्जी के फील्ड में भी लिख सकते हो, ओके. मेटलर्जी एंड केमिस्ट्री both are connected with each other because chemistry also includes metals, the study of metals as well as the non-metals. So this particular points or the 2 or 3 points which are going to come, okay, ahead, these points you can also include in the metallurgy portion also if it is asked for 5 marks in the exam, then otherwise not necessary. So the copper statue of Gautam Buddha reflect an expert knowledge in the field of chemistry. Then another copper statue of Gautam Buddha which was found at Sultanganj in Bhagalpur district, which is 7 feet high and weighs 1 ton. 1 ton means 1000 kg, okay. It is also a very good example, a unique example of the chemistry. The statue of Buddha at Nalanda is also 18 feet high, another great example of the chemistry. So all these points you can remember. First one, the statue of Gautam Buddha, okay, which is found or discovered from the Sultanganj at Bhagalpur district, and then after another statue which was
discovered from the Nalanda. Then another exiguite means unique example of Vijay Stamp, the 24 feet high iron pillar situated in Delhi, which weighed 7 tons, built by Chandragupta II. It is also one of the most prominent example in the field of chemistry. 7 tons, height 24 feet, built by Chandragupta II. And don't get confused, Chandragupta II belonged to the Gupta dynasty and not the Maurya dynasty. ओके ये गुप्ता डायनेस्टी वाले चंद्रगुप्त की बात है, मौर्य डायनेस्टी वाले चंद्रगुप्त की नहीं. तो चंद्रगुप्त टू build a Vijay Stamp which is situated, or you can say iron pillar which is situated in the Delhi, which is weighing 7 tons, means 7,000 kgs, and its height is 24 feet. एंड उसकी खास बात क्या है, तो इन स्पाइट ऑफ द नेचर्स फ्यूरी, जनरली फ्यूरी का मतलब एंगर होता है. ओके यहाँ पर ऐसा समझ लो कि इतने साल चले गए, ओके काफी नेचुरल कलामिटीज आई, लेकिन तब भी ये पिलर वैसे का वैसा ही है वहां पर. एंड इट इज नॉट येट बीन कोरोडेड. सी द पिलर हैज नॉट येट बीन कोरोडेड. कोरोडेड का मतलब रस्ट, ओके कटाई जाऊ. सी आपको पता ही होगा कि जब भी आयन कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के तो वो रस्ट फॉर्म करता है, ओके आयन ऑक्साइड. लेकिन ये पिलर ऐसा है कि अभी तक उसमें रस्ट नहीं है, कोरोडेड नहीं हुआ ये पिलर अभी तक. तो वाई ये अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए. सो यू कैन से इतने ग्रेट हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके पास कितनी नॉलेज हुई होगी, ओके कि अभी तक उन लोगों ने ये पता नहीं लगा पाए, हमारे जो साइंटिस्ट है, कि अभी तक कोरोडेड मतलब रस्ट क्यों नहीं हुआ इसमें. ओके so in spite of the nature's fury over the centuries, the pillar has not yet been corroded. This is the best example of alchemical lore of India. So here with that we have concluded the chemistry portion. अच्छा आपको याद कौन कौन सी चीजें रखनी है. First one, that is which different scholar have contributed in the field of chemistry. तो आपको एक प्रोमिनेंट स्कॉलर का नाम सबसे पहले याद रखना है, आचार्य नागार्जुन. Then after, where chemistry is used. So chemistry is used in various different purposes. Okay, 3 से 4 पर्पस थे उसके. For example, in the medicine, in agriculture, okay, and then after for the various metals and to bring changes in them. So all these things you have to remember. उसके बाद आपको क्या याद रखना है, सिर्फ स्टेच्यूज, ओके कहाँ से फाउंड हुए थे, कितनी उनकी हाइट है, ओके फिर उसका वेट कितना है, दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. बस आपका केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो गया. सोशल पढ़ाते पढ़ाते हमने साइंस भी कवर कर लिया. वाह. ओके सो लेट्स मूव ऑन विद द साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी. अच्छा इसमें कितनी सारी ऐसी चीजें होगी जिसको आप सुनकर एस्टोनिश हो जाओगे आप कि ऐसा भी था हमारे एंशिएंट इंडिया में. तो ध्यान से जरा समझना. तो इंडिया अटेन एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी सिंस एंशिएंट पीरियड. महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड महर्षि वाग्भट. ओके वहां पर टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है महर्षि, हमने ऐड कर दिया, ओके बुरा ना लग जाए. चरक में ऐड कर दिया, सुश्रुत में भी महर्षि है और वाग्भट में नहीं. वाग्भट महर्षि नहीं थे क्या, तो ऐसा नहीं है. ओके तो हमने ऐड कर दिया महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड महर्षि वाग्भट. pioneered the Indian medicine, science and surgery through their intense researches and reached to the greatest height. So इंडिया की जो साइंस एंड सर्जरी की जो फील्ड है, ओके मेडिसिनल साइंस एंड सर्जरी, उसमें ये 3 स्कॉलर्स का नाम आता है, दैट इज महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड महर्षि वाग्भट. सी उसमें भी महर्षि चरक जो थे उनको मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज थी, महर्षि सुश्रुत को सर्जरी की बहुत अच्छी नॉलेज थी, ओके SS सर्जरी सुश्रुत सोशल साइंस. और महर्षि वाग्भट जो थे उनको वेटरनरी साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज थी. हाँ यस वेटरनरी साइंस, ओके एंशिएंट इंडिया में भी था ये. एनिमल्स को कोई भी डिसीज हो तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए. अभी आप देखो तो इंसानों के ज्यादा तो कुत्तों को ध्यान रखते हैं, ओके रिच जो फैमिलीज होती है वो. कई बार ऐसा लगता है कि काश हमारा जन्म भी ऐसा ही हुआ होता. कोई बात नहीं, ओके अभी
ह्यूमन जो इनकारनेशन मिला है तो उसमें कुछ करते हैं. So we were discussing about the three different scholars, that is महर्षि चरक, सुश्रुत and वाग्भट. तो क्या बोला था मैंने? महर्षि चरक contributed in the field of medicine, महर्षि सुश्रुत in the field of surgery and महर्षि वाग्भट in the field of veterinary science. So let us see. Mahasi Charak has written a book named Charak Samhita in which he has mentioned over 2000 medicinal herbs. Okay, can you imagine? 2000 medicinal herbs की इंफॉर्मेशन लिखी थी चरक संहिता में. अगर हमें अभी बोलने को कहा जाए तो हम मुश्किल से 20 नेम भी नहीं बोल पाते मेडिसिनल हर्ब्स के और याद भी नहीं रख पाते. तो उन लोगों ने महर्षि चरक उन्होंने 2000 मेडिसिनल हर्ब्स की इंफॉर्मेशन मेंशन की थी. किसमें? चरक संहिता में. देन आफ्टर महर्षि सुश्रुत has mentioned the instrument used in the surgery. The instruments were so sharp that they could split a single vertical hair into two divisions. Yes, you have heard it right. A single vertical hair into two divisions, not horizontal hair. Okay, just pluck one hair from your head and then after you just try to divide that hair vertically into two divisions. It is next to impossible. Okay, to divide a hair vertically into two parts. But Maharshi Sushrut was having such kind of instrument in his, you can say, just 1 minute, place where he could actually cut the vertical hair into two different parts. So how you can imagine how great our ancestors were, how expertise knowledge they were having in this field. See, Vagbhat has written a book named Vagbhat Samhita, which is also very important in the field of medicinal science. So Vagbhat Samhita में उन्होंने जो एनिमल्स रिलेटेड डिसीज थे उनके बारे में मेंशन किया है. स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता इज यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर. Hindu herbal medicines of ancient India is enriched with huge collection of minerals, medicines from plants and animals. तो हमारे अगर हम हिंदू हर्बल साइंस में देखें तो कितनी सारी मेडिसिन है जो हमें प्लांट्स में से मिलती है और एनिमल्स में से भी बनाई हुई है. ओके, दिस हैज प्रेजेंटेड a detailed and complicated process of making medicines, their classification and their usage. उसका मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल दी गई है कि कैसे मेडिसिन बनाते हैं, फिर कौन सी मेडिसिन किस डिसीज में यूजफुल होगी, मीन्स देयर क्लासिफिकेशंस, ओके, and their usage. So all these things are mentioned in our Hindu herbal science. This could even stop blood circulation with the bowl shaped bandage. Okay, blood circulations भी उनको बंद करना आता था with the bowl shaped bandages, ताकि कोई ऑपरेशंस करते वक्त जो ब्लड है वो बाहर ना निकले बॉडी से. सो ब्लड सर्कुलेशंस को भी स्टॉप करना उनको आता था. बिसाइड दिस, ओके, और ये सभी चीजें एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बिफोर 2000-3000 years ago की बात कर रहे हैं हम. At that time they were not having the modern equipments which we are having at present. Okay, so आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा मुश्किल हुई होगी और कितने ज्यादा वो लोग स्किलफुल होंगे. आप ये भी बोल सकते हो कि by without using those kind of modern equipments they were conducting those kind of surgeries. They were having such kind of expertise knowledge. They could skillfully operate on abdomen, kidney, cataract, hernia, stone piles and bladder, etc. तो ये सभी चीज आप देख सकते हो. Okay, they can skillfully even operate on abdomen, kidney, cataract, hernia, stone piles, etc. शायद अगर आपके नाम मतलब गुजराती में आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ. कैटरैक्ट मीन्स मोतियो. ओके, इट्स ए डिसीज विच इज जनरली ओकरिंग इन दी आई. मतलब डिसीज तो नहीं, मतलब ये एक डेफिशिएंसी है. ओके, मोतियो उसको ऐसा कहा जाता है. देन हर्निया, सड़न गांठ, स्टोन पाइल्स, पथरी. ओके, सो ये सभी चीजों का भी ऑपरेशंस होता था एंशिएंट इंडिया में. हमारे एंसेस्टर्स के पास ये भी स्किल थी. They can easily operate on all this kind of the things. They could classify the broken joints and also can displace the bones
and extract the things pierced into the body easily and skillfully. इसका मतलब even they could repair the broken you can say the bones, okay, or the joints. fractures जो थे वो भी उन लोगों को रिपेयर करना आता था. हमारे जो बॉडीज में जो कोई भी पार्ट अगर टूट जाए तो उनको भी रिपेयर करना उन लोगों को आता था. See, they could even recognize the symptoms and diagnose the disease. They also gave the dietary directions after the post recovery of the diseases. मतलब अगर एक बार आप रिकवर हो जाओ तो उसके बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, all these details were available. They had a knowledge of plastic surgery as well as joining nose and ears. They showed a keen interest in teaching the method of surgery by doing the surgery on the dead bodies or on the wax statues. See, they had a knowledge of plastic surgery. ये आप underline कर लेना. प्लास्टिक सर्जरी की नॉलेज भी थी. मतलब ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा जो है वो ऋतिक रोशन जैसा बना दो, वो वाली प्लास्टिक सर्जरी नहीं. अगर आंख या फिर मतलब कान या नाक ये चीजों में अगर ये टूट गई है, ओके, और आपका कोई पार्ट है बॉडी का वो जल चुका है, तो they could even easily fix that particular thing. They could easily join that thing. Okay, they were having that kind of knowledge of plastic surgery, and it is true. Okay, ये सभी चीजें सच्ची है. इसकी प्रूफ आप देखो तो अवेलेबल है नेट पर. Okay, you can easily go and see there. So they showed a keen interest in teaching also. मतलब उनको सिर्फ ऐसा नहीं था कि नॉलेज अपने पास रखनी है, वो नॉलेज शेयर करना भी जानते थे. जैसे अभी सिखाया जाता है डेड बॉडी पर, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो उसको पता होगा. सिमिलरली डेड बॉडीज पर उस टाइम पर भी सिखाया जाता था. ओके, दे कंडक्ट द रिस्की ऑपरेशंस ड्यूरिंग द डिलीवरी. दे वर एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियंस. गायनेकोलॉजिस्ट मींस जो फीमेल्स होते हैं, ओके, उनके डॉक्टर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फीमेल्स को जो हैंडल करते हैं वो, उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है. और पीडियाट्रिशियंस का मतलब जो नन्हे बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको ये भी नॉलेज थी. See, veterinary science also developed in ancient India. There were books and diseases related to the horses, elephant, horse means ashwa, and elephants, or hasti. Among them, Hasti Ayurveda, a book on the diseases of the elephant, Shalihotra and Ashwasastra, a book on the diseases about the horses. They are very well known. So Vagbhat contributed in the field of veterinary science. वेटरनरी साइंस में भी इंडियंस ने काफी कंट्रीब्यूट किया. उसका एग्जांपल है ये सभी बुक में आप देख सकते हो, अश्वशास्त्र, शैलीहोत्रा एंड हस्ती आयुर्वेदा. द स्कॉलर्स, साइंस राइटर ऑफ मेडिसिन वाग्भट मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थ्रू हिज वर्क अष्टांग हृदय इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस ऑल्सो. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अष्टांग हृदय बुक लिखी हुई है वाग्भट ने इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि कैसे पता करें कि आपको कौन सा डिसीज है. तो उस बुक में सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि ये पर्टिकुलर डिसीज है, उसके लिए ये सिम्टम्स होंगे. अगर आपको ये सिम्टम्स है तो ये पर्टिकुलर डिसीज होगी आपको. ओके, सो द सिम्टम्स एंड द डिसीज कनेक्टेड विद दैट, दिस ऑल पर्टिकुलर थिंग इज मेंशन्ड इन द अष्टांग हृदय व्हिच इज रिटन बाय द वाग्भट. तो ये सभी चीजें डिस्क्राइब करती है हमारे ग्रेट हेरिटेज को. ओके, हमारा हेरिटेज, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितने स्किलफुल रहे होंगे, कितने उनके पास नॉलेज होंगी. ओके, कितनी नॉलेज हुई होगी उनके पास. सो ये सभी चीजें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो. तो हियर विद दैट वी आर कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर. बाकी के जो टॉपिक्स है दैट इज मैथमेटिक्स एंड आफ्टर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. होप यू ऑल हैव एंजॉयड. Okay, and so with that we are concluding our lecture. Stay home, stay fit, stay fine, and with that I'm signing off.